कैसे अब मसौदा की बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है सनी देओल की पिक्चर आई थी, उसमें कहता तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख। तो ये भी कहीं उल्लासनगर में ऐसा लग रहा है मसौदे के लिए भी तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, खाली यही देते जा रहे हैं। अब वो कब मसौदा आएगा, फिर बाद में कभी उसकी रेगुलेशन का प्रोसेस चालू होगा, उसके बाद रीडेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ा समय लग जाएगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी। तो ये इतना आसान नहीं है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात नरेश चंद्रमानी जी के साथ। नरेश जी, ये जो अभी जो मसौदा जो कह रहे लोग, अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आएगा या नहीं आएगा, या तो ये जैसे हमने पिछली बार देखा था कि कहते थे 5 लाख रुपए हम एक लोगों को निधि देंगे, तो भी निधि में भी तो उस टाइम की सरकार फेल हो गई। अभी जो मसौदा आएगा, अभी सरकार जो बोल रही है मसौदा हम जल्दी लेके आएंगे, हम देंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं वो लोग, हम लोग प्रयास कर रहे हैं मसौदे का। अब जो बिल्डिंग गिर रही है, जो लोग उसके अंदर मर रहे हैं, जो दब के उस मलबे के नीचे अपनी जान गंवा रहे हैं, ये ऐसे नहीं दिख रहा है अभी कोई बिल्डिंग गिरी। ये जो बेचारे जो लोग हैं जो घर से बेघर हो रहे हैं, उनके रहने का बंदोबस्त होना चाहिए। एक ट्रांजिट कैंप जो शहर में है ही नहीं, जो हर साल इन लोग करोड़ों का बजट बनाते, एक फंड रखते हैं उसके अंदर ट्रांजिट कैंप का, ये खाली दिखावा है। ये शहरवासी एक वो नहीं, खिलवाड़ किसी के साथ, किसी अरमानों के साथ में यहाँ पर जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे राजनीतिक लोग। क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है, जब कोई भी बिल्डिंग गिर रही है, क्योंकि मैंने पहले भी आपके मुलाकात में बताया है कि ये शहर जो है एक मानो RDX बॉम्ब पे बैठा हुआ है। इतनी सारी धोखादायक इमारतें हैं, कब भी कोई भी बिल्डिंग गिर सकती है। आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस समय भी कोई शायद बिल्डिंग गिर सकती है। भगवान न करे कोई बिल्डिंग गिरे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, कब भी कोई भी बिल्डिंग गिर जाती है। और जब हमने देखा है जब बिल्डिंग गिर जाती है तब कुछ लोग बेचारे दब के मर भी जाते हैं, और लोग बेघर, बाकी जो रहने वाले हैं उनको बेघर किया जाता है, बिल्डिंग को सील किया जाता है। अब वहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि इनको कॉम्पेंसेशन, जिनकी मृत्यु हो गई उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। मंत्री लोग भी आए, आकर के अनाउंसमेंट करके चले गए, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया तक नहीं मिला। और दूसरा आपका प्रश्न था कि ये लोग बेघर हो जाते हैं, इनको इमीडिएटली कहाँ पे टेम्पररी ट्रांजिट कैंप में बिठाया जाए, जिसका भी कोई नगर पालिका संज्ञान नहीं ले रही है, ध्यान नहीं दे रही है। सही है। तो मैं ये कहूँगा कि ट्रांजिट कैंप का जो प्रोविज़न है बिल्कुल स्पष्ट रूप से BPMC एक्ट में लिखा हुआ है। ये आयुक्त की जिम्मेदारी बनती है कि ट्रांजिट कैंप बनानी है ऐसी कैंप्स जिसमें कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, या मान लीजिए बाढ़ आ गई, लोग निकल गए, कहाँ पे जाके फिलहाल रहेंगे, तो एक ट्रांजिट कैंप शहर में होनी चाहिए। और ये जो धोखादायक इमारतें हैं, अगर बिल्डिंग गिर जाती है, उनको टेम्पररी कहाँ पे बाल बच्चों को उनको जगह देना, कुछ महीनों के लिए उनके रहने का बनाना, कोई तरीका निकालना, वो इनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। ये कानूनी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। और क्योंकि उन्हें पता है कि दो दिन के लिए लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, मीडिया में आएंगे, बोलेंगे और फिर चले जाएंगे, बात गई, बात गई। लेकिन ये गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ बरस पहले मेरी जानकारी में बात आई थी कि उल्लासनगर में जो इलीगल बिल्डिंग्स थी पहले, उसमें किसी आयुक्त ने उनको, बिल्डर्स को बुला के बोला था कि मैं चाहूँ तो आपकी बिल्डिंग तोड़ सकता हूँ, उसके एवज में आप काम कीजिए, कुछ फ्लैट्स जो है मेरे को दे दीजिए, महानगर पालिका के नाम पे कर दीजिए, ताकि उसको हम आगे चल के कहाँ पे भी यूज़ कर सके। वो आप बिल्डिंग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कुछ फ्लैट्स आपको महानगर पालिका को बतौर पेनल्टी के देने हैं। और ऐसे कुछ फ्लैट्स महानगर पालिका ने अपने ताबे में लिए भी थे। और मेरी जानकारी के हिसाब से तकरीबन 62 फ्लैट्स ऐसे थे जिनको उन्होंने अपने ताबे में लिया था। अब आज की तारीख में वो 62 फ्लैट्स हैं भी कि नहीं है, ये मुझे जानकारी नहीं है। अगर होते वो
तो महानगर पालिका के लिए आसान है कि एक वो 62 फ्लैट्स जो आप बोल रहे हैं उसको ट्रांजिट कैंप में हाल फिलहाल के लिए परिवर्तित कर सकते थे। एग्जैक्टली लेकिन बात ऐसी है कि वो फ्लैट्स गए तो गए कहाँ, ये एक इंक्वायरी का विषय है। मैं आयुक्त साहब को डायरेक्ट कह रहा हूं कि आप इसकी इंक्वायरी करेंगे, ये 62 फ्लैट्स किसके पास है, कौन किसके ताबे में है, अगर हैं भी तो कितने हैं, और बाकी के जो थे कहाँ गए, किसके पास गए, और आज उसकी पोजीशन क्या है, उसमें किसका हाथ था, अगर बिक गए हैं तो किसका हाथ था, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, पुलिस केस होंगे, बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ, क्योंकि ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी मानो निकल गई है, तो कहाँ चली गई, इसका शोध करने के लिए ये पूरी जिम्मेदारी आज के जो आयुक्त कुर्सी पे बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज हमें बहुत सख्त जरूरत है ऐसे फ्लैट्स की। उसके सिवा मेरे ख्याल में आया कि देखिए महानगर पालिका के कुछ स्कूल्स हैं जो काफ़ी समय से बंद पड़े हैं। कई स्कूल्स ऐसे हैं जो कई बरसों से, अभी मैं देख रहा हूं कम से कम 4-5 बरस से तो बंद ही पड़े हैं। अगर ऐसे स्कूल्स पड़े हैं और महानगर पालिका के स्कूल्स हैं तो क्यों ना उसमें थोड़ी सी माइनर रिपेयर वगैरह करके, जो क्लासरूम उनके हैं बने हुए पहले ही, उसको थोड़ी माइनर रिपेयर करके, खर्चा भी बहुत कम आएगा, और वहाँ पे ट्रांजिट कैंप बना के टेम्पररी उनको बिठाया जाए। सही है, तो ये एक रास्ता निकल सकता है। उसके सिवा अब बात आती है कॉम्पनसेशन की। कॉम्पनसेशन राज्य सरकार अनाउंस करती है, नहीं देती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्यों नहीं दे रही है, देना चाहिए लेकिन नहीं दे रहे हैं। अनाउंसमेंट करते हैं, फिर कुछ लोग बीच में बोलते हैं ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, उसमें मर गए, तो अरे भाई आदमी मर गया तो मर गया, आप इलीगल में मरा या लीगल में मरा, आदमी तो गया ना। लेकिन ठीक है, उनके अपने तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन बीपीएमसी एक्ट में एक सेक्शन है 522 जिसमें आयुक्त को ये पावर है कि वो जब भी कोई इमरजेंसी आती है, मान लीजिए कहाँ आग लग गई, कहाँ फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, रातों रात लोगों के घर चले गए और रास्ते में बैठे हैं, तो उनको इमीडिएटली कुछ सहूलत देने के लिए, तब तो टेंडर प्रक्रिया में वो नहीं जा सकते हैं, तब तो ये नहीं रुकेंगे ना कि भाई चलो हमको कुछ करना है, उसके लिए पहले टेंडर मंगाएं, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो वो खास थोड़े ही समय के अंदर किसी को भी बुला करके कोटेशन मंगा के और उसमें से खर्चा करने का उनको अधिकार है 522 के अंदर, जिसको अगली जो स्टैंडिंग कमेटी रहती है उससे वो अप्रूव करा सकते हैं। ये एक नियम है, ये कानून है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से बताता हूं, ये 522 का जो केस है इसमें मिसयूज किया जाता है, और इसका मिसयूज करके सबसे ज्यादा अगर करप्शन होती है तो इसी सेक्शन में होती है। अब मैं बात करता हूं कॉम्पनसेशन की, कि जो लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। आज हमारी महानगर पालिका की बजट 1100 करोड़ की है, जबकि मैं जानता हूं ये बोगस बजट है, ये नगर सेवक भी जानते हैं ये बोगस बजट है, ये इन्फ्लेटेड बजट है। एक्चुअल बजट 400 से 300 से 400 500 करोड़ के अंदर है। क्यों दिखाते हैं ऐसे इन्फ्लेटेड बजट? बिल्कुल, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि बड़ी बजट दिखा करके, ये सरकार को दिखा के बड़ी बड़ी योजनाओं का बेनिफिट लेते हैं कि हमारे पास इतनी आवक आने वाली है, इतना पैसा आने वाला है, इतनी बड़ी बजट है हमारी। तो बजट ज़्यादा होने की वजह से परसेंटेज वाइज गवर्नमेंट जो कैलकुलेशंस करती है, लोन सेंक्शन करने हैं किसी महानगर पालिका को, ऊपर से जो योजना है उसका कुछ बेनिफिट लेना है, तो इन्फ्लेटेड बजट कर देते हैं, और वो ज़्यादा फिगर दिखने से सरकार को लगता है ये बड़ी महानगर पालिका है, इसकी इतनी बड़ी बजट है। उस बजट की फिगर के आधार पर उनको लोन्स भी मिलते हैं और योजनाओं का बेनिफिट मिलता है, इसके लिए बोगस बजट बनाते हैं। चलिए, अगर एक्चुअल बजट भी हम 400-500 कोटि की मान ले, तो अगर जो बजट है उसमें 400-500 की कोटि की बजट है, उसमें अगर 2 करोड़ भी 522 में ये खर्चा करते हैं, 1-1.5 कोटि के लिए अलग भी रख देते हैं, और कमिश्नर अभी 522 में वो खर्चा पैसा निकाल के 5-5 लाख रुपया अगर हमारे लोकल महानगर पालिका के पैसों में से निकाल के, अगर उनको, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही शहर के टैक्स पेयर्स हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही शहर की नगर पालिका, महानगर, किसी दूसरे से जाके उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसी में से निकाल के 5-5 लाख रुपया जो बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं उनके फैमिली को मदद दी जा सकती है। आ जाइए ट्रांजिट कैंप पे फिर से। ट्रांजिट कैंप के लिए भी बजट में हम हर साल, जैसे आपने कहा, बजट में पैसा तो रखते हैं लेकिन खर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, नियत ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। अगर होती थी तो जो बजट में पैसे पड़े हैं उसका वो अच्छा यूज कर सकते थे, और ट्रांजिट कैंप अभी भी चालू कर सकते हैं बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, किराए पे जाके टाटा मंत्रा, वो भिवंडी बाईपास हाईवे पे, अब लोग यहाँ पे रहते हैं, आप उनको भिवंडी बाईपास वे पे जाके एक छोटा सा फ्लैट दे दो कि यहाँ पे रहो, ये पॉसिबल है? उनके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे स्कूल्स में, उनका कारोबार यहाँ पे है, और आप उनको दे दोगे भिवंडी बाईपास पे। ये तो क्या है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी। जिन लोगों ने ली वो, या ऐसा काम किया, वो जाने, उनका कर्म जाने, लेकिन ये गलत है। नरेश जी, मैंने जब ये अभी हाल ही में 5 नंबर परिसर में जो बिल्डिंग गिरी,
वहाँ पर काफ़ी लोगों को मैंने रोते हुए देखा, किनके परिवार उजड़ गए, किनके रिश्तेदार चले गए। तो क्या इन नगर सेवकों को दिल है या पत्थर दिल के लोग ये सब नगर सेवक है? ये मतलब ऐसा, मतलब कभी उनमें कोई इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है कि किसी के घर का व्यक्ति चला गया, वहाँ पे भी राजनीति, वहाँ पर भी भाषणबाजी, वहाँ पर भी मीडिया, और फिर उसका कोई बस एक वो क्या बोलते हैं, खाली हम ये कर देंगे, हम वो करें, बड़ी बड़ी बातें। मेरे को लगता है आज के नगर सेवकों के दिल में, अंदर दिल नाम की वो चीज़ है, दिल उनका पत्थर हो चुका है। क्या कहेंगे इस विषय में? आपने बिल्कुल सही बात कही। पुराने जो लोग थे ना, उनको नगर सेवक बोला जाता था, और सच में वो सेवा करते थे, सच में वो नगर सेवक थे। उनकी अगर आप ज़िंदगी उठा के देखोगे, आज से 30 बरस 35 बरस पहले वाले जो नगर सेवक थे, तो अगर आप उनकी निजी ज़िंदगी देखोगे तो बेचारे एकदम मिडिल क्लास के जैसे लोग रहते हैं। नगर सेवक बनने के बाद 5 बरस के बाद भी उनकी स्थिति वैसे ही रहती थी। लेकिन आज हम पिछले 30 वर्षों से क्या देखते हैं कि जो नगर सेवक बनते हैं वो नगर सेवक नहीं, नगर सेठ बन जाते हैं, और उनकी इतनी तरक्की हो जाती है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि इतनी तरक्की कैसे हो गई। जो आदमी दो पहिया वाहन पे घूमता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। तो आज की जो राजनीति है ना, बिल्कुल गिर चुकी है, स्तर गिर चुका है। मानवता नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। लोगों के मरने के ऊपर भी राजनीति करने के लिए और राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पे साइड्स पे जाकर के पहुंच के बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स निकालते हैं, मोमबत्तियां जलाएंगे, दिखावा करेंगे। अरे भाई, अगर सच में आपका दिल पीसता है ना ऐसे लोगों के लिए, आपके लिए दिल में सच में उनके लिए पीड़ा है, दर्द है, तो उनके लिए रास्ता निकालिए। उनको कॉम्पनसेशन कैसे दें, उनको कहाँ पे फिलहाल बिठाएं, कैसे। अब मसौदा की बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है सनी देओल की पिक्चर आई थी, उसमें कहता तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख। तो ये भी कहीं उल्लासनगर में ऐसा लग रहा है, मसौदे के लिए भी तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, खाली यही देते जा रहे हैं। अब वो कब मसौदा आएगा, फिर बाद में कभी उसकी रेगुलेशन का प्रोसेस चालू होगा, उसके बाद रीडेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ा समय लग जाएगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी। तो ये इतना आसान नहीं है। उसके सिवा अभी लोग कह रहे हैं कि 200, जैसे उन्होंने विधानसभा में अनाउंस भी कर दिया कि 2200 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, यानी कि नियरली 210 रुपया पर स्क्वायर फीट के पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोगों के पास पैसा है नहीं, कहाँ से वो लोग पेनल्टी भरेंगे, कैसे रेगुलेशन होगी, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख। नरेश जी, ये 210 रुपया जो उन्होंने ये दरें लगाई है, ये ऐसे नहीं दिख रहा कि इनडायरेक्टली यहाँ के लोकल नेता बिल्डरों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डर के मारे लोग जो बेचारे कैपेबल नहीं है। आज जैसे मैंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया, उसमें लोगों को कहना था कि भाई साहब हमारे पास तो मेंटेनेंस भरने के पैसे नहीं हैं, हमारे पास ये भरने के लिए पैसे नहीं है, मतलब तो आज घर खर्चा चलाने के लिए हमारी हालत ही ख़राब है। तो उस पर जब 2-3 लाख का, फिर उस पर से फिर ये टैक्सेस लगाना, अब तो चलो ठीक है, उस कैपिटल टैक्स पे स्टे लग गया, अच्छी बात है। अब देखिए आगे क्या होता है, स्टे हटता है या दरें कम होती है, और नसीब की बात है और आगे की बात है। तो कहीं ना कैसे नहीं दिख रहा है कि ये जो चीज़ें से हो रही है, ये कहीं ना कहीं बिल्डर माफिया को, आप बिल्डर माफिया को कह सकते हैं, या बिल्डर लॉबी को एक बढ़ावा दे रहे हैं कि जैसे लोग सस्ते भाव में अपना फ्लैट बेचें और बिल्डर लॉबी और बड़ी हो जाए, गरीब तबका और गरीब हो जाए, और शाहूकार लोग और शाहूकार हो जाए। क्या कहेंगे इस विषय में? आपने जो सवाल पूछा है 100% सही लग रहा है। प्रश्न तो उठ रहे हैं, बिल्कुल आपने सही बात कही। कहीं ना कहीं संदेह तो जा रहा है। इतनी बड़ी पेनल्टी लगाना, 220 रुपया स्क्वायर फुट या 210 रुपया स्क्वायर फुट बहुत बड़ा है। पहले ही कोरोना काल से लोग अभी उभर नहीं पाए हैं, लोगों को पैसों की बहुत तकलीफ है। मेंटेनेंस, जैसे आपने बताया, लोग मेंटेनेंस तक नहीं भरने की कैपेसिटी में नहीं है। तो जो उसको बोलते हैं हैंड टू माउथ, यानी कि जितना कमाते हैं उससे उनका जीवन चल रहा है। तो इतनी बड़ी पेनल्टी भरना, उसके साथ साथ जो बिल्डिंगें गिर गई, अब लोग बेघर पड़े हैं, पिछले कई वर्षों से जो बिल्डिंगें गिर गई है, आप उनसे अभी कहोगे कि पेनल्टी भी भरो, कहाँ से लाएंगे? जो गिर चुकी है बिल्डिंगें, वो कहाँ से पैसे भरेंगे? और अभी जो गिरने वाली है, अभी उनकी परिस्थिति ऐसी है, उनके पता है कि हम एकदम खतरनाक बिल्डिंग में रह रहे हैं, कभी भी गिर सकती है। तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ से 210 रुपया? मैंने आपको पहले इसलिए उदाहरण दिया था, अगर आप मेरे इंटरव्यूज पीछे जाएंगे तो आपको मैंने एक उदाहरण दिया था। मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछली सरकार ने, महाविकास आघाड़ी ने, वहाँ के एक मंत्री ने वर्ली की कुछ ऐसी चाल्स थी जिसको रेगुलाइज करने के लिए 1 रुपया पेनल्टी नहीं ली थी और उसको पूरे को पूरा रेगुलाइज कर दिया था। तो सरकार के पास ऐसे भी पावर्स हैं, अगर वो चाहे पेनल्टी, आखिर ये जाएगी कहाँ? जो पेनल्टी लेंगे वो लेगा कौन? सरकार ही लेगी ना। तो सरकार अपने जनता के लिए ये भी कर सकती है कि हम नहीं लेंगे।
पेनल्टी माफ भी कर सकते हैं। देखिए बीएमसी ने ऐसा किया क्योंकि वहाँ के लोकल लीडर्स की मंशा थी कि हमारे जो वहाँ के जो रहवासी है उनको सुख मिले और उनको वो तकलीफें नहीं है। यहाँ पे हमारे नेता लोग ही नहीं चाहते कि यहाँ के लोग सुखी हो, तो आप उसको क्या क्या कहेंगे? आप उसको नहीं कह सकते कुछ भी। उल्लासनगर के नेताओं की मुझे लगता है राजनीति ऐसे चलती है कि लोग जितना तड़पते रहेंगे, जितना धक्के खाते रहेंगे, उतना उनके पास आते रहेंगे, जितना उनके पास आएंगे उतनी उनकी राजनीति चमकती रहेगी। शायद ये एक कारण हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार को ये बातें संज्ञान में लेकर के जहाँ जहाँ कानून में ये लिखा हुआ है ना नगर सेवक शब्द निकाल करके नगर सेठ लिख दे, क्योंकि इनका सेवक तो दूर दूर तक तो ये है ही नहीं। कोई भी शहर का आज आप बाहर निकलिए, जनता से पूछिए, कोई भी नहीं कहेगा कि ये सेवक हैं, ये तो नगर के सेठ हैं। तो ये नगर सेवक शब्द ही उनके ऊपर ठीक नहीं जचता है, इनको नगर सेठ कहना चाहिए। एक और मैंने एक चीज़ देखी है, मैं काफ़ी शहर में घूमता हूँ, देखता हूँ कि हमारी जो आपने बोला नगर सेठ, ये नगर सेवक से नगर सेठ कैसे बने? किसी भी वार्ड में आप चले जाओ, वहाँ पर जो टीयर गटर का काम है वो खाली नगर सेवक के आदमी को मिलता है, यानी नगर सेठ के आदमी को मिलता है। तो ये जो पूरा जो बना करके ना कि आपको अगर कुछ बनाना है तो हमसे परमिशन लेके बनाना है, और जब तक घूसखोरी नहीं होती है वहाँ पर तब तक टीयर गटर का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की परेशानियाँ सभी वार्डों में है। सभी नगर सेवक इस तरह की चलन है अपने वार्डवासियों से, और सभी वार्डवासी बेचारे बड़े त्रस्त है। आप हर टाइम कहते हो ना कि इस बार नए चेहरे, न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, तो सही मायने में शहर में इस तरह की बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ ही साथ वो जो पार्टियां हैं जो अपने नगर सेवक नए चेहरे उतारेगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो नए चेहरे उतारेगी, तो उनके साथ में ये मेरा निवेदन है सभी पार्टियों से कि अपना नेतृत्व भी चेंज करें। पुराने चेहरों के साथ में नए चेहरे नगर सेवक बनने के लिए नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि जो पुराने जो नेता लोग हैं जो पार्टियां चलाते हैं उन लोगों की मंशा ही सही नहीं है। क्या कहेंगे? जैकी जी, आपने ये जो टीयर गटर का मुद्दा जो निकाला, तो ये मानो आपने एक सस्पेंस उजागर कर दिया उनका, एक कमाई का जरिया नगर सेवकों का, जो माजी नगर सेवक थे उनका कमाई का जरिया वो आपने उजागर आज जनता के सामने करके रख दिया। देखिए पूरा उल्लासनगर में मेरी जानकारी के अनुसार 21,500 से ज़्यादा टीयर गटर के काम हो चुके हैं। अब ये जो 21,500 टीयर गटर के काम हुए हैं, एक तो उसमें क्या क्या धोखे हैं ये मैं बता रहा हूँ। टीयर गटर का काम एकदम तेजी से किया जाता है क्योंकि वो इलीगल होता है। इसके लिए उसमें धोखादायक जैसे इमारतें हुई थी उससे ज़्यादा धोखा ऐसे टीयर गटर के कामों में है, वो ज़्यादा वीक रहते हैं। दूसरी बात, आप एक मामूली सी दीवार, क्या आप खाली बिल्डिंग मटेरियल अपने घर के बाहर उतारो तो नगर सेवक के आदमी पहुंच जाएंगे, ये क्या बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, और नगर पालिका के अधिकारी के लोग भी पहुंच जाएंगे। जब तक आप उनका जेब गर्म नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो टीयर गटर के काम होते हैं, मैं आपको बताऊं, हर वार्ड के अंदर हर नगर सेवक को पता भी है और वो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भागीदार भी रह चुके हैं। उनको उसमें से कट मिलती है, ये मैं बता रहा हूं। अगर कट नहीं मिलती थी तो ये टीयर गटर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत जाके नगर पालिका में उसकी कंप्लेन करके उसको तोड़ा सकते हैं, लेकिन नहीं तोड़वाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है क्योंकि उनको वहां से कट मिलती है, बहुत बड़ा कमाई का है उनका जरिया है। तो जो आपने बताया, तो ये टीयर गटर का काम जो है ना, बिल्कुल ये बढ़ रहा है। ये जो इलीगल बिल्डिंग्स है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी दिन आप आके मेरे पास बैठिएगा तो मैं इसका पूरा चिट्ठा खोल के रख दूंगा कि इलीगल बिल्डिंग का एक हिस्सा ये भी है, टीयर गटर भी। आज तक इलीगल बिल्डिंग्स बंद नहीं हुई है, इलीगल काम आज भी चल रहे हैं, धड़ाले से चल रहे हैं, क्योंकि ये इनका कमाई का जरिया है। इसको ये बंद नहीं करना चाहेंगे, करेंगे भी नहीं। अब आते हैं नए चेहरों के ऊपर। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि अब की बार केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। उसकी वजह यह है कि हम पुरानों को आजमा चुके हैं। कई नगर सेवक आपने देखे होंगे 2 बार 3 बार 5 बार भी चुन के आए हैं, किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को फिर से मौका देने से अच्छा है किसी नए के ऊपर हम रिस्क ले। हो सकता है वो भी उनके जैसा निकले, हो सकता है 50% वो भी हम चांस पकड़ सकते हैं, लेकिन 50% फिर भी चांस तो है ना, शायद वो अच्छा निकल आए। इनकी तो हमको गारंटी है कि ये जाएंगे ही केवल लूटने के लिए, तो ऐसे लोगों को हम क्यों दें? इसीलिए मैं कहता हूं केवल नए चेहरे। अब जहां तक राजनीतिक पक्षों की आपने बात की, उनको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो नए चेहरों को उतारना है, एडुकेटेड लोगों को उतारना है, ईमानदार छवि वाले लोगों को उतारना है,
क्वालिफाइड लोगों को, ताकि वो शहर के लिए एक विज़न रख सकें। पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जब भी आगे आएंगे तो उनको शहर के लिए एक विज़न होगी और शहर को अच्छी तरह से लेके जाने के लिए एक कोशिश, एक प्रयास चालू हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी जो है नैतिकता के हिसाब से जो राजनीतिक पक्ष है उनके ऊपर पड़ती है। और उसके साथ साथ आपने कहा उनका नेतृत्व में बदलाव, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो नेतृत्व है, लोकल जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं, उनके नेतृत्व ही कहीं ना कहीं करप्शन में लिप्त है। तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे नेतृत्व को लेकर के अच्छे लोगों को आगे लाएंगे तो इस शहर का सुधार होगा, अन्यथा पोजीशन सुधरने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ये फिर भी जनता के हाथ में है, केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा नरेश जी से बात करते हुए। और इस बार सही मायने में उल्लासनगर की जनता की किस्मत उनके हाथ। तो अगर आप चाहते हो कि कोई बिल्डिंग ना गिरे, अगर आप चाहते हो कि हमारे वार्ड में स्वच्छता रहे, अगर आप चाहते हो कि हमारे वार्ड में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन या टीयर गिल्टर ना बढ़े, तो मेहरबानी करके इस बार ऐसे चेहरों को आप चुनिए जो आपका खाली काम कर सके, अपना विकास नहीं कर सके, आपके वार्ड का विकास करे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से। जय हिंद दोस्तों।